प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था। एक मेरे मित्र एग्ज़ाम लिख रहे थे, तो उनसे मुझे पहली बार जानकारी हुई कि एप्लीकेशन भरी जानी है। मैंने भी भर दी 93 की। उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा 94 में लिखा जी। और उसमें मेरा दोनों क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया। जी। तो ज़्यादा कोई लंबी कहानी नहीं है। कुछ कोर्स मटेरियल मंगाया था, कुछ किताबें इधर-उधर से इकट्ठा की थी और उसी के बेसिस नमस्कार, अभी हमारे साथ वाराणसी के पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन साहब है। आज इनसे जानेंगे स्टूडेंट लाइफ से लेकर पुलिस कमिश्नर के पोस्ट पर बैठे जो संघर्ष इन्होंने किया है उसके बारे में आज जो है इस वीडियो में आप विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले सर, जनता की आवाज न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा और जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में हमारे दर्शक सर जानना चाहेंगे आपसे। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा राजस्थान में हुई और फिर 7 साल की उम्र में हम लोग आंध्र प्रदेश चले गए, फिर बाकी शिक्षा दीक्षा वहाँ पर हुई। जी सर, जानना चाहेंगे कि आपसे जो है आपने कब जो है सिविल सर्विसेज यूपीएससी जैसे एग्जाम के बारे में जो सोचना शुरू किया, इसकी कोई स्टोरी है तो सर शेयर करना चाहिए। मैंने बहुत लेट ये निर्णय लिया। मेरा एक मित्र एग्ज़ाम लिख रहा था, तो हमें भी ये आइडिया अच्छा लगा, हमने भी एग्ज़ाम लिख लिया। सर जानना चाहेंगे जो है इसके पीछे कुछ तो सर आप शार्ट ले रहे हैं, थोड़ा मेरे ऑडियंस जो है यूपीएससी बिरादरी से बहुत ज्यादा है। मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा से जो है डिटेल में सर बताया जाए नहीं, मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था जी। एक्चुअली इरादा नहीं था। मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था। एक मेरे मित्र एग्ज़ाम लिख रहे थे, तो उनसे मुझे पहली बार जानकारी हुई कि एप्लीकेशन भरी जानी है। मैंने भी भर दी 93 की। उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा 94 में लिखा जी। और उसमें मेरा दोनों क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया। जी। तो ज़्यादा कोई लंबी कहानी नहीं है इसमें। जी। जी सर, जानना चाहेंगे कि जैसे कि इस एग्जाम के लिए स्टूडेंट जो है 2-2 3-3 साल 4-4 साल लग जाता है अटेम्प्ट, तो आपका कितना जो है प्रयास रहा, क्या पढ़ने की स्ट्रेटेजी रही, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे इस एग्जाम के लिए? मेरी मोस्टली सेल्फ स्टडी हुई है। मैं एक छोटे से शहर में रहता था, तो वहाँ कोई कोचिंग वगैरह ऐसी कोई विशेष थी नहीं, तो घर पे ही किताबें वगैरह मंगा के पढ़ता था। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जब फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर दोबारा तैयारी की। सब्जेक्ट वही थे, कोई चेंज नहीं किया और लास्ट में करीब 4 या 8 हफ्ते के लिए मैं हैदराबाद गया और उसके बाद वहीं से मैंने पढ़ा, थोड़ी बहुत क्लासेस अटेंड की, फिर वहीं से एग्ज़ाम दे दिया। जी सर, आपने सेकेंड अटेम्प्ट में जो है सक्सेसफुल पाया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है जब आपका नहीं हुआ तो आप जो निराश हो गए, तो उस समय उस सिचुएशन में आप क्या समझे, फिर अपने आप को जो है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तैयार किया? निराश, अब एक्चुअली उस समय मेरे मन में क्या था मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ इस समय। लेकिन जब पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ तो फिर हमने दूसरा अटेम्प्ट देने का मन बनाया। वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैंने उसमें कोई अपने ऊपर कोई रिसर्च किया हो। थोड़ा बहुत झटका लगा होगा, तो इसकी वजह से दूसरी बार क्लियर हो गया। उस समय जब सर आप 1995 के, जहां तक हमारा शोध बताता है, अध्ययन बताता है कि आईपीएस के अधिकारी रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा उस समय इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब न के बराबर थी, तो आप स्टडी जो है किस माध्यम से कैसे किया, क्या सोर्स थे आपके पढ़ने का? कुछ कोर्स मटेरियल मंगाया था, कुछ किताबें इधर-उधर से इकट्ठा की थी और उसी के बेसिस पे पढ़ाई की। तो मैं आपसे सर, बहुत सारे स्टूडेंट जो है असफलता है, बहुत सारे अटेम्प्ट नहीं हो पाते और जो है निराशाजनक हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबका रास्ता अलग होता है और यदि किसी एक रास्ते में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना रास्ता है और कई बार रास्ता खोजने में थोड़ा समय लगता है। उसके लिए कुछ अनुभव होते हैं। तो एग्ज़ाम में तो जितनी सीटें उतने लोग पास होंगे। तो जिसका रास्ता वो नहीं है, उसको जब ये बात समझ में आ जाती है कि मेरा रास्ता नहीं है, तो बिना हिचक के रास्ता बदल देना चाहिए।
जी, आपसे सर और सवाल होंगे कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट है, उनके लिए जो अशोक मुथा जैन साहब का क्या जो है मैसेज होगा, क्या कहना चाहेंगे उनसे? जो भी काम करें गंभीरता से करें और शत प्रतिशत उसको अपना योगदान दें और रिजल्ट को जब रिजल्ट आएगा तब के लिए छोड़ दें। तैयारी करते वक्त रिजल्ट के बारे में ना सोचे तो बेहतर होगा। जी, ठीक है। सर जिस अब वाराणसी शहर पर आ जाते हैं, जहां पर आप पुलिस कमिश्नर जैसे पद पर बैठे, बहुत जिम्मेदार पद है। तो अब मेरा सवाल होगा सर कि वाराणसी शहर में जो है लगातार वीआईपी दौरे होते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री दौरा होता है, तो कितना अशोक मुथा जैन साहब के लिए ये दौरा चुनौतीपूर्ण होता है सुरक्षा देने के लिए? पुलिस में प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण ही होता है, क्योंकि कभी वीआईपी मूवमेंट होता है, कभी कोई घटना होती है, कभी और कोई आयोजन होता है, त्योहार होता है। तो हम लोगों को धीरे-धीरे ये समझ में, एटलीस्ट मुझे ये समझ में आ गया कि दिन प्रतिदिन के हिसाब से काम करो। जो आज का काम है आज करो, कल की तैयारी कर लो और कल का काम कल करो। जी, और दूसरा सर सवाल होगा कि जो है लगातार ये भी देखने को वाराणसी में मिल रही है, हमारे ऑडियंस का भी सवाल है कि जो है साइबर क्राइम जैसी घटनाओं को वाराणसी में बढ़ते हुए देखा गया है बहुत सारे। तो इस पर जो है वाराणसी पुलिस प्रशासन का क्या तैयारी है, क्या रोकने का प्लान है सर इसको? इसके लिए अभी साइबर थाना हमारे पास आ गया है और उसको हम और मजबूत करेंगे। हमारी टीम की ट्रेनिंग भी हो रही है, पहले भी हुई है, दोबारा होगी और कई नए लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि साइबर क्राइम का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो हमें उसमें ज़्यादा मैन पावर लगाना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे। और नए-नए तरीके ये लोग इजाद करते हैं लोगों को ठगने के लिए, तो उसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, वो भी करेंगे। किस तरीके के सर जागरूकता अभियान पब्लिक को जो है करने के लिए पुलिस प्रशासन का चलता है? तमाम वीडियो मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस या इंटरव्यूज़ वगैरह में विभिन्न माध्यमों से कैसे ठगी हुई इसका विवरण दिया जाता है। केस जब वर्कआउट होता है तो उसका डिटेल पेपर को में छपवाया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे-ऐसे ठगी हुई थी, ताकि वो अपने उनके पास जब भी कोई ऐसा मैसेज आता है या मेल आती है, तो वो सतर्क हो सके कि इस मैसेज को हमें खोलना है, नहीं खोलना है। कई बार खोलने मात्र से ही ठगी हो जाती है। जी। तो ये सतर्कता सबसे अपेक्षित है और इसीलिए ये चूँकि गलती होने की संभावना रहती है, तो बार-बार कहा जाता है कि आप अनजान लोगों के मैसेज या ईमेल को अनावश्यक ना उसको टच कीजिए। जी सर, वाराणसी में यातायात व्यवस्था पर ये तो सभी मानते हैं कि सुधरा है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर जो ट्रैफिक व्यवस्था देखी जाती है, तो क्या इसके लिए जो है यातायात सुधार करने के लिए क्या कदम है आपका सर? अभी और काम बाकी है काफ़ी, अभी कई जगह पे सिग्नल नहीं है, सिग्नल लगवाने का प्रयास हो रहा है, उसके लिए प्रपोज़ल बना है। कैमरे और लगने हैं और रोड इंजीनियरिंग के काम बाकी है। हम लोग विभिन्न विभागों के साथ मिल के इस पे काम कर रहे हैं और काफ़ी जगह जो अवरोध थे, उनको हटाया गया है। और भी जगह ऐसे हैं जहाँ कई जगह बीच-बीच में विभिन्न तरह के अवरोध हैं, बिल्डिंगें बनी हुई है, खंभे हैं कुछ और रोड की डिज़ाइन की प्रॉब्लम है या कहीं पे फ्लाईओवर की ज़रूरत है, तो तरह-तरह की प्लानिंग चल रही है। तो ये सतत प्रक्रिया है, बनारस एक बहुत पुराना शहर है, तो इसके ट्रैफ़िक में अभी लगातार काम करना पड़ेगा तब जाके अच्छी सफलता मिलेगी। सर का क्या प्रयास है कि जो है आम पब्लिक और पुलिस के बीच में कैसा जो है वाराणसी में संबंध स्थापित कर रहे हैं, कैसी पहल चल रही है सर आपका जनता के बीच में और पुलिस के बीच में जो संबंध बनाने के लिए? सबसे महत्वपूर्ण है कि पब्लिक का जो भी व्यक्ति पुलिस से संपर्क करता है, उसकी बात ध्यान से सुनी जाए और उचित कार्रवाई की जाए। उस पे हमारा लगातार जोर रहता है और जहाँ कहीं भी अगर गलती भी होती है, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं और संबंधित कर्मचारियों की काउंसलिंग भी करते हैं। तो संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए, उससे दिक्कत होती है और विश्वास में कमी आती है। हमारे सभी अधिकारी इस समय सुबह गूगल मीट से जुड़े रहते हैं। मैं भी गूगल मीट से जुड़ा रहता हूँ, हमारे जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी और थाने तक के अधिकारी गूगल मीट से जुड़े हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो हम एक-दूसरे से बात करके पूछते हैं कि इसका मैटर क्या है, कैसे पहले क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है।
तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है और हम इमीडिएटली उसको मैटर को समझ पा रहे हैं। इस तरह के इनोवेशन हम लोग करते रहते हैं समय समय पर। सबसे मुख्य उद्देश्य इस बात पे रहता है कि लोग जब आते हैं, चाहे वो थाने पर आए चाहे कहीं भी आए, उसको वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए। उसकी बात सुन के जो उचित है, नियमानुसार है, वो एक्शन होना चाहिए। इस पे विशेष ध्यान होता है। वर्तमान समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं वाराणसी में जो पुलिस व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हुए हैं सर, कि जो है वर्तमान में आईआईटी बीएचयू जैसी जो घटना है, अभी एक दंपत्ति का जो है चोरी का मामला भी जो वाराणसी में हुआ है, तो इस सब रोकने के लिए सर आपके के द्वारा क्या पहल किया जा रहा है, कैसे जो है? रोकने का प्रयास सतत चलता रहता है। रात में भी पेट्रोलिंग होती है, बदमाशों की धरपकड़ होती है, उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार की जो कानूनी कार्रवाई होती है, उन पे नज़र रखी जाती है। ये सब कार्रवाई लगातार चलती रहती है। कभी-कभी इसके बावजूद भी घटनाएँ होती है जिनको वर्कआउट किया जाता है। वर्कआउट करके संबंधित अपराधी को कानून के दायरे में लाया जाता है। वो प्रयास हमारे हमेशा जारी रहते हैं और तमाम घटनाएँ कभी जल्दी खुल जाती है, कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन प्रयासों में कमी नहीं होती। एक सर आईआईटी बीएचयू के मामले पर आपका क्या स्पष्ट राय है सर, क्या अभी हो रहा है इसमें? उसमें ऑलरेडी जो कार्रवाई अपेक्षित थी कानूनी रूप से वो सब हो चुकी है। अभी अपराधियों को हम ढूंढ रहे हैं और जैसे ही मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि ये सुन रहे थे कि वाराणसी के पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन साहब थे, जनता की आवाज न्यूज चैनल का सरलता से जितने भी सवाल थे जवाब दिया।